अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है एक ही रास्ता। नावल के राइटर हैं फरजाना इस्माइल। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। छोटी अम्मी के कमरे से मुतस्सिल दरवाज़ा बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में खुला था। बड़े हमाक से कुछ सोचती दोपहर के खाने के लिए आटा छानती बीजी के हाथ से तसला छूटकर ज़मीन पर जा पड़ा। साथ ही सारा आटा बावर्ची खाने में बिखर गया। अरे देखो ज़री, ये कौन दरवाज़ा तोड़े दे रहा है। उन्होंने भुनाकर ज़री को आवाज़ दी और ख़ुद भी हाँपती कांपती बरामदे की सिम चल दी। अचानक ही धमाके की वजह से इनके हवास अभी तक मुअत्तल से थे और हाथ पाँव कँपकपा रहे थे। तभी इसने बरामदे की सरहद पार की, सीढ़ियों पर रखे गमले को जोर से ठोकर मारी और गमला जोरदार आवाज़ में एहतजाज करता फर्श पर बिखर गया। जरी जो बीजी की आवाज़ सुनकर बरामदे में आ रही थी वहीं दुबक गई। पता था इसे गुस्सा बहुत ही शदीद आता है। बीजी जब तक बाहर आई वो अपने कमरे में लैंड कर चुका था। क्या हुआ जरी, कौन था? अरे इस तरह चुप क्यों खड़ी है जरी? उन्होंने बिल्कुल चुप खड़ी जरी को झंझोर डाला। कौन हो सकता है? इसकी आवाज़ में तल्खी थी और नज़रें टूटे हुए मोतिया के गमले पर थीं जिसे अभी परसों ही इसने बड़े अरमानों से ख़रीदा था। आज इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? वो फ़ौरन ही समझ गई थी। गए ही कहाँ थे आज? वो बीजी के भूल जाने पर झंझला गई। तो फिर हुआ क्या इसे? सुबह तक तो ठीक था, वो इससे पूछने लगी। जरी ने लाइलमी के तौर पर कंधे उचका दिए और इन्हें लिए बावर्ची खाने में घुस गई। मैं देखती हूँ छोटी दुल्हन तो न जाने कहाँ हैं। वो इसके पास जाने लगी। वो होती भी तो क्या फ़र्क पड़ जाता, और ही इसका दिमाग तपा देती। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई। अभी रहने दे बीजी। जरी बाहर जाती हुई बीजी को बाजुओं से पकड़कर फ़ौरन अंदर ले आई। थोड़ी देर में जाइएगा, तब तक दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसे डर था कि वो कहीं बीजी से भी बदजुबानी न कर बैठे। अरे पूछूं तो दिमाग क्यों गर्म है? वो तो रहता ही है, आप इत्मीनान से बैठें। जरी अब किचन का मुआयना कर रही थी तो अपना गुस्सा खिड़की दरवाज़ों पर क्यों निकाले है, वो बड़बड़ा रही थी। हाँ, इंसानों पर निकाले ना तो हर रोज़ एक लाश पड़ी होगी घर में। वो दिल ही दिल में बड़बड़ा कर रह गई। अच्छा तू रोटियां डाल, मैं खाना लगा देती हूँ। ना मालूम कब मांग बैठे। उन्होंने इसके पास जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। जरी ने खुदा का शुक्र अदा किया, फिर ज़मीन पर बिखरा हुआ आटा समेटने लगी। वो बेड पर आड़ा तिरछा पड़ा था। छत पर लगा पंखा फुल स्पीड से हवा फेंक रहा था और वो अपने खोलते हुए दिमाग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। आज भी छोटी अम्मी इसकी आवारगी के नाम नहाद किसे अबू के गोशे गुजार कर रही थीं, सिर्फ इसलिए कि अबू के दिल से सभा और उसके रिश्ते का ख्याल ख़त्म हो जाए। महज इत्तफाकन ही इसने इनकी सारी बातें सुन ली थीं। जब वो अबू के कमरे से मुतसिल स्टडी से अपने कुछ कागजात निकाल रहा था, दिल तो चाहा कि अभी कमरे में घुसकर इन्हें खरी खरी सुना दें, मगर अबू का लिहाज आड़े आ गया। अगर इसकी जगह रबी होता तो क्या वो इसकी शिकायतें अबू से लगाती? कभी भी नहीं। करतूत तो सिर्फ अपनी ही औलाद के छुपाए जाते हैं। उसने सुलग कर सोचा। एक वही निशाना है सारे घर का, क्यों वो इसके पीछे पड़ी रहती हैं? माँ काश तुम इतनी जल्दी ना जाती। इसकी आंखें सुर्ख होने लगीं तो इसने सख्ती से अपनी आंखें मींच लीं। वो पहले भी कभी नहीं रोया है और ना अब रोएगा। वो अपने इन आंसुओं को शिकस्त देगा जो उसे रुलाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो इस वक्त भी नहीं रोया था जब उसकी माँ के मरने के 4-6 महीने बाद ही अबू नई अम्मी को ले आए थे। इस वक्त तो वो महज 12 साल का बेहद हसास बच्चा था जो माँ के मरने के बाद बड़ी अम्मा और बीजी के दरमियान घिरा सहमा हुआ सा रहता। बड़ी अम्मा को तो शायद शुरू ही से इससे चिढ़ थी। जहाँ इसने रायमा और उबैद वगैरह के साथ खेलना शुरू किया वो इन्हें खींचती हुई ले जाती। चलो कहाँ मिट्टी में खेल रहे हो तुम लोग, अभी तो कपड़े बदलवाए थे गलीज कहीं के। वो कहती तो रायमा वगैरह से थी मगर इनकी नज़रें सब्त पर होती। नई अम्मी जिन्हें वो छोटी अम्मी कहा करता था इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जाने क्यों वो इनसे इतना दूर दूर रहता था। शायद बड़ी अम्मा की इन बातों की वजह से जो इन्होंने छोटी अम्मी के आते ही इसके कानों में डाल दी थी। ज़रा हवासों में रहना इसके आगे, वो हमारी तरह बर्दाश्त नहीं करेगी। वो चार चोट की मारेगी कि दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। सौतेली जो हुई, एक गलती करोगे 10 पड़ेंगे। वो खौफजदा हो गया। सौतेली माओं के किस्से जो इसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सुन रखे थे इसे डराने लगे। शुरू शुरू में छोटी अम्मी ने भी इसका बड़ा ख्याल रखा था। सब तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम्हें ये दे दूँ वो दे दूँ। वो महज खौफजदा सा सर हिलाता रह जाता, आंखों में अजीब सी वहशत होती। अरे ये तो यूं ही करता है साजदा, मैं खिला दूंगी इसे। बड़ी अम्मा दांत पीस कर इसे घूरती। जब सब इधर उधर होते तब वो इसे पलट कर पूछती तक नहीं थीं।
एक बीजी ही का दम था जो इसके खाने पीने और दूसरी ज़रूरियात का ख्याल रखती। इनका वजूद इसके लिए जैसे किसी ठंडे मीठे पानी के चश्मे जैसा था। वो जब बहुत डिप्रेस्ड होता तो वो उसे अपनी पनाहों में ले लेती। बीजी तो जैसे उसका साहिबान थी, वरना तो अब छोटी अम्मी भी ज़री, फ़ायज़ा और रबी ही में मसरूफ़ रहा करती थीं और ना ही वो इसके लिए वक्त निकाल पाती। वो था ही कौन इनका। रहे बड़े अब्बा और अब्बू तो दोनों को घरेलू ख़वातीन की सियासत का तजुर्बा ना था और अब्बू तो इसे छोटी अम्मी के सुपुर्द करके खासे मुतमईन थे। जब कभी इसे अपनी किताबों, कापियों और दूसरी छोटी मोटी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती, वो कई कई दिन तक सोचता रहता, मांगे तो कैसे मांगे, कहीं डांट न दें। इसे छोटी अम्मी से बात करते हुए डर लगता, कुछ चाहिए, पैसों की ज़रूरत है। जब वो कई कई दिन तक उलझता रहता तो बीजी तो जैसे उसके अंदर तक उतर जाती। वो इन्हें एहसानमंदी से देखने लगता। मुझसे कह दिया करो बेटा, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो। इनसे इसकी आंखों के ये रंग देखे नहीं जाते। वो इसे अपनी बाहों में भर लेती। यूं ही महरूमियाँ पालते पालते वो बड़ा हो गया था। इसके कज़न्स और भाई बहन इसे बदमिजाज, बददिमाग और न जाने क्या क्या कहा करते थे। जब कभी भी वो इनके पास बैठता, किसी न किसी बात पर इख्तलाफ ज़रूर हो जाता और सब के सब एक तरफ हो जाते और वो अकेला रह जाता। सिर्फ एक ज़री ही थी जो इससे बहुत खलूस से पेश आती थी। मैं भाई के साथ हूँ, भाई ठीक कह रहे हैं, तुम लोग गलत हो। वो इसके लिए इन सब से लड़ पड़ती। इसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी, मगर वो इसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता था, लेकिन वो फिर भी इसके आगे पीछे घूमती रहती। भाई ये लें, भाई वो लें, मगर वो हमेशा इसे झड़क देता। तब वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से हट जाती। इसके बीए फाइनल ईयर के इम्तहान हो रहे थे और वो हमेशा ही से अपने इकलौते दोस्त यावर के घर स्टडी किया करता था, क्योंकि घर में वो बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार रहता था। वो बड़ी तनदेही से अपनी पढ़ाई में मगन था। वो जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, वरना तो अबू चाहते थे कि वो उनके साथ बिजनेस में हाथ बटाए, मगर वो अड़ गया था कि बीए ही करेगा। तब इसे ज़िद्दी, हठधर्म और नाफरमान का खिताब मिला था छोटी अम्मी की तरफ से। इस दिन भी यावर के घर पढ़ते पढ़ते इसे काफ़ी देर हो गई थी। तभी इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो वो चौंक गया। अरे 12 बज गए। वो उठ खड़ा हुआ। रह जाओ, फ़ोन कर दो। यावर ने तेज़ी से नोटबुक पर कलम चलाते हुए कहा। नहीं यार, घर जाऊंगा। वो जमाई रोकता हुआ किताबें समेटने लगा। अब तक कहाँ थे बेटा? सामने बरामदे में अब्बू टहल रहे थे, जबकि बीजी वहीं तख्त पर फिक्रमंद सी बैठी थी। यावर के घर अब्बू, इम्तहान होने वाले हैं ना? इसने सर झुकाकर कहा। तो बेटा फ़ोन कर देते। अब्बू का फिक्रमंद लहजा जाने क्यों इसे पुरसुकून कर गया। सॉरी अब्बू, बस ख्याल ही नहीं रहा। वो शर्मिंदा सा हो गया। अब्बू ने देखा कितना कमज़ोर हो रहा था आजकल वो। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो बेटा, जाओ सो जाओ अब। उन्होंने इसकी पुश्त थपथपाई और अपने कमरे की तरफ मुड़ गए। पढ़ाई का तो बहाना है, आवारागर्दी हो रही होगी। सड़कें नापते हुए ख्याल ही कहाँ रहता होगा कि घर भी जाना है। छोटी अम्मी शायद सो गई थीं, इसलिए बड़ी अम्मी ने इनकी नशिस्त संभाल ली थी और बड़ी तल्ख आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। इसका खून खोल गया। खाना निकाल दूँ बेटा? बीजी उठकर चप्पल टटोलने लगी। बहुत खा लिया है बीजी, वो कड़वे लहजे में कहता अपने कमरे में घुस गया और दरवाज़ा धाड़ से बंद कर लिया। आवारा। कभी उन्होंने उबैद की तरफ ध्यान दिया है, जो रात 1-1 बजे तक बगैर साइलेंसर की बाइक उड़ाता फिरता है? इसे अभी भी यकीन था कि वो घर पर नहीं होगा। आज सुबह नाश्ते की टेबल पर इसने घर में काफ़ी चहल पहल महसूस की थी। छोटी अम्मी बीजी के साथ किचन में थीं। बड़ी अम्मा बड़ी सरगर्मी से गेस्ट रूम साफ़ करवा रही थीं। कौन आ रहा है जिसके लिए ज़री भी अपनी तमाम तर काहिली को पसे पुश डालकर मसरूफ़ कार है? इसने अब्बू और बड़े अब्बा के साथ नाश्ता करते हुए बड़ी हैरानी से सोचा। आज इसे ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जाना था। अब्बू ने कहा भी कि एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, मगर इसने कह दिया था कि वो टैक्सी कर लेगा। जिस दिन सबा खाला बी के यहाँ अपनी छुट्टियां गुजारने इनके बसीदे इसरार पर आई तो वो इस्लामाबाद जा चुका था। यहाँ पर सब ने बड़ी खुशदिली से इसका इस्तकबाल किया था। वो पुरसुकून सी हो गई, वरना नई जगह का तस्वर इसके लिए खासा परेशान कुन था। आज पता है क्या हुआ? आज जरी स्कूल से आई तो हंसते चली जा रही थी। जरी ने अभी हाल ही में स्कूल में बतौर टीचर जॉब की थी। आज एक एजेंट से सर ट्रायल देने के लिए आए थे 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स के लिए। सब लड़के दादा अब्बा कहकर लिपट गए। जरी को अब भी हंसी आई चली जा रही थी। फायजा, रायमा और सबा हंस पड़ी इस सिचुएशन का तस्वर करके। वो रोज़ नत नई खबरें लाया करती स्कूल से, कभी दांत किचकिचाती हुई आती। वो औरतें हैं ना, इन्होंने मेरा नाक में दम कर दिया है। वो खासी भुनाई हुई होती थी। कौन सी औरतें? सबा हैरानी से पूछती। पूरे स्कूल में जरी और एक टीचर गैर शादीशुदा थीं, बाकी सब शादीशुदा, जिन्हें जरी औरतें कहा करती थी। इसीलिए सबा समझ नहीं पाई कि वो किन औरतों का जिक्र कर रही है।
हुआ क्या, रायमा को इसके स्कूल की बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता था। मैंने जो पेपर बनाया था फर्स्ट टर्म के लिए, इसे रिजेक्ट करवा दिया मैडम से। क्या आप अभी नहीं हैं, हम ही बना लेंगे। वो खासे गुस्से में दांत कचकचा रही थी, जैसे वो औरतें इसके दांतों तले हों। आज जरी की किसी टीचर दोस्त के यहाँ पार्टी थी। सभा आपा, आप बाल खोल लीजिए, बहुत खूबसूरत लगेंगे, जरी सभा से कह रही थी। खोल लूँ फ़ायज़ा, सभा फ़ायज़ा से पूछने लगी। भाई दिल चाहे तो ज़रूर खोलो, मगर इनकी नज़रों से बचना, वरना इनकी नज़रें तो ऐसी हैं कि हरी भरी बेलें रातों रात जलकर खाक हो जाती हैं। हो सकता है कल जब तुम बाल बनाओ तो चुटिया तुम्हारे हाथ में आ जाए। फ़ायज़ा मज़े से कह रही थी। किसकी बात कर रही हो? सभा डर गई थी। ये बहुत दिल जली हैं, बड़ी अम्मा की बात कर रही हैं। जब इनका कद 5 फुट 2 इंच हुआ तो एक दिन बदकिस्मती से बड़ी अम्मा ने इन्हें गौर से देख लिया और फिर अम्मी से बोली, क्या कद निकाला है फ़ायज़ा बेटी ने? साजदा ये तो तुमसे भी ज़्यादा कद निकालेगी। ज़री बड़ी अच्छी नकल उतारती थी बड़ी अम्मा की, और इस दिन से फ़ायज़ा बेगम मजाल है जो 1 सेंटीमीटर भी बड़ी हों। सबा को हंसी आ गई थी। सब बेकार बातें हैं। सबा तेज़ी से अपने बालों में ब्रश करने लगी। फिर खोल लो, मगर पहले विग मंगवा कर रख लेना। फ़ायज़ा ने अलविदाई नज़रों से इसके दराज और घने बालों को देखा। वो बीजी के कमरे में बैठी इनसे बातें कर रही थी। ज़री स्कूल से आकर अभी सोई थी, जबकि फ़ायज़ा की आज कुकिंग की क्लास थी, सो वो वहाँ थी। इसे खाना पकाने का बेहद शौक था, मगर अक्सर पहली दफ़ा बनाते हुए इससे चीज़ें ख़राब हो जाया करती थीं। तब रवि बहुत चिढ़ता, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर बावर्ची खाने में घुस जाती हैं और कीमे की तरकीब कोफ्तों में और कोफ्तों के कीमे में तब्दील हो जाती है। मत पकाया करो, हमें कीमा कीमे ही की तरकीब से अच्छा लगता है, वो हाथ जोड़ देता। इसे बीजी के हाथ के खाने बहुत पसंद थे और वो फरमाइश कर करके बनवाता था। अभी भी वो बीजी से इंडिया के किस्से सुन रही थी, जहाँ वो पैदा हुई थीं, खेली कूदी थीं। अरे बेटा, बचपन में तो मैं बहुत शरारती हुआ करती थी। हमारे गांव में एक दीनू नान बाई होता था। मैं चुपके से अक्सर इसके तनूर में पानी डाल दिया करती थी। आप बीजी, आप? वो हैरान हो गई थी सुनकर। हाँ, और बेटा मुझे सिलाई कढ़ाई का भी बड़ा शौक था। सारी रात चिराग जलाए सुई से कपड़े सीती रहती थी। सुई से? वो फिर हैरान हो गई थी। हाँ, पहले कोई मशीनें थोड़ा हुआ करती थीं वहाँ, और सुई से भी ऐसी सिलाई होती थी कि मशीनों से क्या खाक होती होगी। शायद अभी वो मज़ीद किस्से सुनाती रहतीं कि एकदम से कॉल बेल बज उठी। बीजी उठने लगी थी कि वो उठ खड़ी हुई। बीजी, आप बैठे, मैं देखती हूँ, कहती हुई वो बाहर की सिम चल दी। इसने गेट के बाहर झांका, कोई टैक्सी आकर रुकी थी। सब ने फिरोजी कॉटन के सूट में मलबूस उजली सी रंगत वाली लड़की पर उलझी उलझी सी नाशनासा नजर डाली। फिर टैक्सी ड्राइवर की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो डिग्गी से इसका सामान निकाल रहा था। सभा को इसकी शक्ल कतई शनासा नहीं लग रही थी। फ़ायज़ा का कोई चचा ज़ात या पुप्पी ज़ात या रायमा वगैरह का कोई कज़न, वो सोचे चली गई। तभी वो अपना ब्रीफ केस हाथ में लिए सूटकेस घसीटता अंदर की सिम जाने लगा। इसके अंदाज इस कदर शाहाना थे कि सभा को कुछ बोलने की हिम्मत न हुई। कौन है भई आप? लेकिन जब वो छोटी अम्मी के पोर्शन में जाने लगा तो वो चुप न रह सकी, पूछ बैठी। ये मेरा अपना घर है मोहतरमा। वो तनतनाता हुआ इसकी सिमत मुड़ा था। एक तो थकन से बुरा हाल था, ऊपर से ये अहमक लड़की। वो झुला गया था। अरे आ गए बेटा, इतला तो कर देते। बीजी इसकी आवाज़ सुनते ही कमरे से निकल आईं। हाँ, 21 तोपों की सलामी तो देना थी मुझे। वो बड़ी बदमिजाजी से दिल ही दिल में बड़बड़ा कर रह गया। अस्सलाम वालेकुम बीजी। वो तेज़ी से इनकी सिमत लपका था। ठीक तो रहे ना, इस दफ़ा तो बहुत दिन लगा दिए। घर सूना सूना लग रहा था तुम्हारे बगैर। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थीं। वो इन्हें देख कर रह गया। वो नादानस्तगी में इसका दिल दुखा गई थी। इसे पता था इसके बगैर तो घर की रौनकें मज़ीद बढ़ गई होंगी और छोटी अम्मी ने ये दिन बहुत सुकून से गुजारे होंगे। क्या हुआ, थके हुए लग रहे हो? उन्होंने इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। हाँ, थक गया हूँ, वो चुप सा हो गया। अच्छा, तुम नहाओ धो, मैं चाय बनाती हूँ जब तक। कमरे ही में भिजवा दीजिएगा बीजी। वो सूटकेस घसीटता अपने कमरे की सिम चला। सब थे अपना। हफ्ते भर से इस्लामाबाद गया हुआ था ऑफिस के काम से। अब बीजी ने गुमसुम खड़ी सभा की तरफ तवज्जो की। ओह जरी का भाई। तभी बेख्तियार सी एक सांस हलक से निकल गई। तो ये हैं सब्त हसन। सभा को बड़ा शौक था इसे देखने का। छोटी अम्मी यानी अपनी खाला बी की ज़ुबानी इसने सब्त की बदमिजाजी, बददमागी और नाफरमानी की कई दास्तानें सुन रखी थीं, और बदमिजाजी का मुजाहरा तो अभी देख ही लिया था। अक्सर छोटी अम्मी या कभी जरी और फ़ायज़ा आती तो सिवाय जरी के दोनों इसकी शिकायतों के पलंदे खोलकर बैठ जाती, जबकि जरी की ज़ुबान पर अपने भाई की तारीफ़ों के सिवा कुछ ना होता। सब भाई ऐसे हैं, इतने हैंडसम हैं, यूँ चलते हैं, इतने लंबे हैं, इतनी ऊंची पोस्ट है इनकी। वो अपने भाई की तारीफ़ों के पुल बांधे जाती।
जबकि छोटी अम्मी और फायजा के मुंह बन जाते। क्या सोच रही हो यहाँ खड़ी खड़ी? उबैद इसे हिला रहा था। कुछ नहीं, वो चौंक गई। बरामदे में सोचना मना है। वो वापस वहीं आ गई थी। नहीं, मेरा मतलब है कमरे में बैठकर सोचो, आराम से। बहुत सारा सोचोगी। वो गड़बड़ा गया। क्यों, इन सोचों का अचार डालना है? वो हंस दी। रात जब वो सब खाने की टेबल पर जमा थे तब वो अपने कमरे से निकला था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बेहद संजीदगी से अब्बू को सलाम करके उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। सामने ही छोटी अम्मी बैठी थी। इन्हें सलाम करके जैसे फ़र्ज अदा किया। सर के इशारे से जवाब देकर वो सभा की तरफ मुतवज्जा हो गई। कैसे रहे बेटा? अबू इससे पूछ रहे थे। ठीक अबू। वो मुख्तसर सा जवाब देकर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। भाई कब आए? जरी सरगोशी में रबी से पूछ रही थी। 26-27 साल हो गए। रबी ने भी बड़ी संजीदगी से सरगोशी की थी। इसके जवाब में जरी उसे घूरती हुई खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। उबैद, तुम्हारे साथ जो लड़का चीकू जाता है इसका भाई अक्सर नजर आता है मुझे यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है इसका? रबी उबैद से किसी लड़के के बारे में पूछ रहा था। नारियल। जरी ने बड़ा बेसाख्ता कहा था। सबको हंसी आ गई थी। एक पल को एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके लबों को भी छू गई थी। जहीर भाई आए हुए थे। पिछले दिनों इनकी सास का इंतकाल हो गया था। मियाँ में आ नहीं सकी, वगरना मुझे बड़ा अफसोस हुआ था तुम्हारी सास का सुनकर। बीजी जो इनकी सास की वफात पर जा नहीं सकी थी, अफसोस कर रही थी। जी बीजी, बस अल्लाह की यही मर्जी थी। और इन्होंने अभी देखा ही क्या था इस दुनिया में। जहीर भाई भी बड़े अफसोस से सर हिलाकर बोले थे। हैं क्या बक रही हो? बीजी दम बखुद रह गई थी। इन्हें ये तो पता था कि मरहुमा 98 बरस की थी। हाँ बीजी, नाबीना थी ना वो। जहीर भाई बड़ी संजीदगी से इनकी मालूमात में इजाफा कर रहे थे। तब इनके लिए चाय लाती फायजा के मुंह से हंसी का फवारा सा फूट पड़ा था। बीजी की तबीयत अचानक ही ख़राब हुई थी। मौसम बदल रहा था। शाम में हल्की सी हरारत के साथ खांसी बढ़ जाती थी। बीजी के बीमार हो जाने से सारे किचन का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था। बड़ी अम्मा और छोटी अम्मी जैसे तैसे करके घर के मर्दों को नाश्ता करा के ऑफिस भेज देती थी। इसके बाद तो सारा दिन किचन जैसे तुफैल के रहमो करम पर होता। वो जो चाहता जैसा चाहता पका कर रख देता। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह हुई, कब सब अपने अपने ठिकानों को संभाले। बस बीजी ही की वजह से ये लोग ऐश कर रहे थे। इसे बीजी पर बड़ा तरस आता था। बेचारी की बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं रहा था कि वो इतना काम करती, मगर फिर भी वो हमा वक्त मसरूफ़ ही नज़र आती थीं। इसे बीजी अच्छी भी बहुत लगती थी। हर एक की इन्हें फ़िक्र रहती, किसने खाना खा लिया है, किसने नहीं खाया है, कौन किस वक्त घर आया है, किसकी तबीयत अच्छी नहीं है। ग़र्ज़ इन्हें हर एक की फ़िक्र रहती थी। इसीलिए जब वो बीमार हुईं तो सभी परेशान हो गए। जल्दी से ठीक हो जाएं बीजी, वरना हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो फैल और आपकी पोतियों के हाथों। कल तो रबी ने हाथ जोड़ दिए थे बीजी के आगे। लो तो मैं जानबूझ के बिस्तर संभाले हूँ। इन्हें गुस्सा चढ़ने लगा था। कल पता नहीं क्या पकाया। बीजी फायजा ने कह रही थी कि ये इसने दम के कबाब बनाए हैं। रबी को कल से लेकर आज तक यकीन नहीं आया था कि कल जो चीज़ इसने खाई थी वो दम के कबाब थे। मत खाया करो, कोई हाथ पाँव नहीं जोड़ता है तुम्हारे आगे। फायजा जल गई थी अपने पकवान की तौहीन पर। 2 दिन तक सभा ने बड़े तहम्मुल से तुफैल की लापरवाही और वो गंदगी जो वो खाना पकाते वक्त मचाता था बर्दाश्त की, और बड़ी अम्मा और छोटी अम्मी की झुल्लाहटें जो खिलाफ आदत जल्दी उठने की वजह से इन पर तारी रहती थीं। तीसरे दिन सुबह ही सुबह वह नमाज वगैरह से फारिग होकर किचन में मौजूद थी। तभी आंखें मलती हुई बड़ी अम्मा किचन में आई थीं। अरे तुम इतनी जल्दी उठ गई? वो तो रोज़ ही सुबह सवेरे उठा करती थी, मगर शायद अपनी हटर बूंग में वो इन्हें नज़र नहीं आई थी। इस वक्त तो 7 बज रहे थे। आप जाइए बड़ी अम्मा, आज मैं नाश्ता बना दूंगी, आप आराम करें। वो नरमी से कहती ट्रे में कप लगा रही थी। इसे पता था बड़ी अम्मा वगैरह 8 साढ़े 8 से पहले नहीं उठती थीं। खुश रहो बीबी। बड़ी अम्मा ने ज़रा सा भी तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया था और किचन से रुखसत हो गई थी। इसे हंसी आने लगी। बीबी, इस घर में सारी बरकतें सिर्फ बीजी ही के दम से हैं, वरना तो फरिश्ते रास्ता ही भूल जाएं यहाँ का। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ ज़रूर थी कि स्टू के करीब टोस्टर से स्लाइस निकालती सभा तक बखूबी पहुँची। इसने पलट कर देखा और आहिस्ता से सलाम किया। वो थरमास से अपने लिए मग में चाय उड़ेल रहा था। खुदा बीजी के वजूद से इस घर की बरकतों को हमेशा कायम रखे। इसके लहजे में खलूस था। वो इसकी बात से मुतफिक थी। सब ने चौंक कर सर उठाया। सब्ज़ कपड़ों में सर पर दुपट्टा लिए वो सुबह ही का कोई हिस्सा लग रही थी। आप मुझे कहते थे, मैं बस नाश्ता लगा ही रही थी। वो कह रही थी। नो थैंक्स, मैं अपने अक्सर काम खुद ही करने का आदी हूँ। इसने सर हिलाकर इसके सलाम का जवाब देकर कहा और छोटी ट्रे में अपना मग रखने लगा। तब तक वो प्लेट में स्लाइस निकाल चुकी थी इसके लिए। शुक्रिया बहुत।
इसने प्लेट इसके हाथ से ली और चलता बना। वो नाश्ता लगाते हुए जाने क्यों इसके बारे में सोचने लगी। जब से रायमा ने रवि को अपनी उम्र 20 साल बताई थी, वो फ़ायज़ा को तलाश करता फिर रहा था। फ़ायज़ा कहाँ है और कब आएगी? इसने कोई तीसरी बार ज़री से पूछा था, जो कल के लिए चैप्टर तैयार कर रही थी। खैरियत, तुम्हें वो इतना क्यों याद आ रही है भई? ज़री ने आखिर तंग आकर पूछा। वो इसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तंज करवाने थे रायमा पर। फ़ायज़ा से तुम खुद कर लो। ज़री के लहजे में बेनियाजी थी। सबा वहीं बैठी हैरानी से दोनों की बातें सुन रही थी। नहीं, वो बहुत अच्छा करती है, सीधा यहाँ लगता है। इसने दिल पर हाथ रखा तो बेसाख्ता सी एक मुस्कुराहट सबा के लबों पर आ गई। वो पहाड़ी दोशीज़ा पंजाबी फिल्मों की हीरोइन कहती है, 20 बरस की हूँ। वो रायमा के बारे में बताने लगा। बकवास मत करो, वो इतनी भी मोटी नहीं है, ज़री ने इसे डांटा। हाँ हाँ, जब वो फर्श पर चलती है तो वो सिर्फ हिलता है, फटता थोड़ी है। मोटी तो वो है ही नहीं। रवि इसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। रायमा कदरे फरबही की तरफ माइल थी, इसलिए इसे चिढ़ाने का कोई मौका वो जाने नहीं देता था। कल ही तो पापा का फ़ोन आया था याद दहानी का, वापस आ जाओ, बहुत रह लिया। इसने भी संजीदगी से वापसी का सोचना शुरू कर दिया था। सभी तकरीबन सो चुके थे। इसने भी आदतन बिस्तर झाड़कर शिकनें दुरुस्त की और लेटकर वापसी का प्रोग्राम तरतीब देने लगी। साथ वाले बेड पर फ़ायज़ा महव ख्वाब थी। बजाय गेस्ट रूम में रहने के इसने फ़ायज़ा के साथ रहने को तरजीह दी थी। इसे नींद नहीं आ रही थी। इसे यहाँ आए कोई 15 दिन तो हो ही गए थे। अब वाकई इसे जाना चाहिए, इससे पहले कि वो लोग इससे बेजार हो जाएं। वो अभी यही कुछ सोच रही थी कि बीजी के कमरे से आती खांसी की आवाज़ ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। पता नहीं पानी है या नहीं बीजी के पास। वो तेज़ी से उठ गई। फ़ायज़ा वगैरह की देखा देखी वो भी इन्हें बीजी ही कहती थी। बीजी बुरी तरह खांस रही थी। इसने पानी पिलाने की कोशिश की तो उन्होंने पानी उलट दिया। इसने तेज़ तेज़ सांस लेती बीजी को बड़ी खौफजदा नज़रों से देखा, जो खांस खांस कर बेहाल हो रही थीं। या अल्लाह खैर रखना। वो किसी को बुलाने बाहर की तरफ दौड़ी। बीजी के साथ वाले कमरे का दरवाज़ा इसने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में धड़धड़ाया था। वो जो पर्दे वगैरह गिराकर अब सोने की तैयारी कर रहा था, इसे बड़ी उजलत में आता देखकर चौंक पड़ा। सब साहब, वो बड़ी घबराहट के आलम में गोया हुई थी। बीजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। वो आगे भी कुछ कह रही थी, मगर वो तो बड़ी तेज़ी से बीजी के कमरे की तरफ जा चुका था। वो इसके पीछे चल दी, बात अधूरी छोड़कर। कमरे में घुसते ही वो बीजी की तरफ लपका था। पानी पानी दीजिए प्लीज़, वो बड़ी उजलत में इससे बोला था। इसने तेज़ी से गिलास तपाई से उठाकर इसकी सिम बढ़ाया। तब तक वो बड़ी नरमी से बीजी को नीम दराज कर चुका था। ये कफ सिरप उठाएं। इसने बेड की साइड वाले टेबल पर रखे सिरप की सिमत इशारा किया। इसने तेज़ी से सिरप उठाकर इसकी सिमत कर दिया। अभी वो चमचे में उंडेले ही जा रहा था कि लेबल पर नजर पड़ गई। ये क्या है बीबी? वो भुनाता हुआ एलर्जी की बोतल इसे दिखा रहा था, जो इसने भुखलाहट में कफ सिरप समझकर इसे पकड़ा दी थी। ओह अरे! वो घबरा गई। जल्दी से कफ सिरप थमा दिया। ये पी लीजिए बीजी, अभी ठीक हो जाएंगी। इसने दवा पिलाकर इनका सर तकिए से लगा दिया। वो अभी तक निढाल सी थीं। गिलास तपाइप पर रखकर चादर बराबर की और कुर्सी खींचकर इसके सिमत मुड़ा, जो हनूस घबराई हुई खड़ी थी। ये लड़की जो गुज़िश्ता 15 रोज़ से यहाँ क़याम पज़ीर थी, शायद दूसरी या तीसरी मर्तबा देख रहा था। वो कौन है? इस घर से इसका क्या रिश्ता है? इसको कोई सरोकार नहीं था इससे। मैं हूँ यहाँ। इसने गोया ढके छुपे लफ्ज़ों में इससे जाने को कहा। ओह! इसका चेहरा सुर्ख हो गया था, गुस्से से या शर्मिंदगी से। वो समझ ना पाया। इसने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। जब बीजी के अपने सब मौजूद हैं तो क्या ज़रूरत थी इसे कारकर्दगी दिखाने की? इसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। इसने तकिया ज़ोर से बिस्तर पर पटक दिया। मैं अब घर जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह ही सुबह इसने ऐलान किया था अपनी वापसी का। अभी से ज़री का मुंह बन गया। अभी पूरे 15 दिन हो गए हैं, इसने याद दिलाया। मगर अभी तो तुम्हारे दाखिले में देर है बेटा। छोटी अम्मी का दिल नहीं चाह रहा था कि वो अभी से चली जाए। फिर आऊँगी खाला भी। सब ने इसे रोकने की बड़ी कोशिश की थी, मगर वो टस से मस नहीं हुई थी। इसकी रवानगी की खबर बीजी तक पहुंच गई थी। तब उन्होंने इसे बुलाया था। तुम जा रही हो बेटी? आज बीजी की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। जी बीजी, अभी से क्यों बेटा, चंद दिन और रहो, घूमो फिरो, फिर घर सुधारना। वो चुप रही। घर याद आ रहा है शायद, इसने अदम दिलचस्पी से सोचा और सर हिला दिया। वो मुसलसल कल रात से सब्त हसन के बारे में सोचे जा रही थी। इसकी इस घर से बेनियाजी लाताल्लुकी ने इसे हैरान सा कर दिया था। चंद दिन और रहो बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम्हें जाने दूं। बीजी इसके सर पर हाथ फेर रही थी। वो वाकई बीजी को बेहद पसंद आई थी और वो संजीदगी से इसके बारे में सोचने लगी थी। इतनी नरम खो खूबसूरत, हर एक से बिला इम्तियाज़ मोहब्बत करने वाली, वाकई वो कौन थी इनकी? इसका रिश्ता तो सिर्फ इनकी बहू से था।
मगर वो इनसे भी कितनी यकानगत बरतती थी। इनसे ही क्या हर एक से खंदा पेशानी से मिलती थी, खुश मिजाजी से पेश आती थी। जिस घर में जाएगी चार चांद लगा देगी अपनी सीरत से। उन्होंने सोचा, जाने क्यों एकदम से इन्हें सब याद आ गया। खामोश खामोश था गुमसुम, घर वालों से खफा, हर एक से अलग रहना शायद जिसकी आदत हो गई थी। वो जानती थी वो आवारा नहीं है, बुरा भी नहीं है। जो कोई इसे कुछ कह देता वो इसकी तरदीद कभी ना करता, सुनता और जलता कुटता रहता। इसे किसी का ख्याल हो ना हो, कम से कम इनका ख्याल ज़रूर है, वरना कल रात वो सारा वक्त जागता न रहता इनके लिए। गुज़िश्ता शब तकलीफ़ की वजह से वो जागती रही थी और वो तमाम रात घर वालों की लापरवाही पर बड़बड़ाता रहा था। वो बुरा नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो इसकी बचपन की महरूमियों का मदावा कर दे। इनसे तो जो कुछ हो सका था उन्होंने किया था, इससे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकती थी। दूसरों के हिस्से की मोहब्बत भी इसी को दे डालती थी, जिस पर सबके मुंह बन जाते थे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कमी ज़रूर थी, जो वह ऐसा हो गया था। अक्सर इनकी बड़ी बहू की बड़बड़ाहटें जो वो इनकी छोटी बहू के कानों में उड़ेला करती थीं, बखूबी बीजी के कानों तक पहुंचा करती और वह दिल महसूस कर रह जाती। क्या वह इस घर में नहीं रहता था जो सुबह शाम के वाज इस तक ना पहुंचते। छोटी अम्मी को इससे दूर करने में बड़ी अम्मी का बड़ा हाथ था। इसे किसी अच्छे साथी की ज़रूरत है, फिर वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एकदम ही कोई अनोखा ख्याल जुगनू बनकर इनके दिल में चमका था और वो कोई फैसला करके मुतमईन हो गई। फिर बीजी ने सब के मुतालिक हर बात इसे बता दी थी। इसकी इस घर से लाताल्लुकी की वजह इसकी बददिमागी व बदमिजाजी की वजूहात। वो ऐसा नहीं है बेटी जैसा सब इसे समझते हैं, बस महरूमियों ने इसका मिजाज कड़वा कर दिया है। वो सब कुछ इसे बताते हुए काफ़ी अफसरदा थी। यकायकी इसने सब के लिए बहुत सी हमदर्दी महसूस की थी अपने अंदर। कहीं जा रहे हो बेटा? वो भी तैयार होकर कहीं जाने को निकला था कि बड़े अब्बा की नज़र पड़ गई। जी बड़े अब्बा, ज़रा सभा बेटी को ज़हीर के हाथ छोड़ देना। अच्छा, इसने बड़ी अम्मा से बातें करती सभा को देखकर तोहन करहन कहा। इसकी सच दर्द से तो यही लग रहा था कि वहाँ कोई तकरीब है, अभी रबी या उबैद आएंगे, इनके साथ चली जाऊंगी। वो घबरा गई थी। इसे देखते ही बीजी की बातें याद आ गई थी। चली जाओ बेटी, वहाँ इंतज़ार हो रहा होगा, बड़ी अम्मा कहती हुई अंदर चली गईं। तब मरे मरे कदमों से इसी सिम चल दी जहाँ वो गया था। इसके गाड़ी में बैठते ही जन से गाड़ी चला दी थी। रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। वो मुख्तलिफ सूरतों का विर्द करने लगी। बेफिक्र रहें, मैं भी बैठा हूँ गाड़ी में। इसकी उड़ती रंगत देखकर शायद वो समझ गया था। सभा ने चौंक कर इसकी सिम देखा। वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था शायद। वैसे बाय द वे, आप हैं कौन? उबैद की कोई कज़न या जरी की कोई? इसका मूड यकीनन आज खुशगवार था। इसे यहाँ रहते हुए कोई 15-20 दिन हो गए थे और इसे यही नहीं पता था कि वो है कौन। सबा को काफ़ी हैरत हुई थी। उबैद की नहीं, आपकी भी मामूजाद। वो हल्के से हंस दी। यानी छोटी अम्मी की भांजी। एक लम्हे को इसका चेहरा तान सा गया, दूसरे ही लम्हे वो नॉर्मल था। ये लड़की बहरहाल इनसे काफ़ी मुख्तलिफ है, इसने सोचा था। पढ़ती हैं आप? वो सामने देख रहा था। जी, एमएससी फ़िज़िक्स फाइनल ईयर। अच्छा, इसे वाकई हैरत हुई थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो फ़िज़िक्स जैसे खुश्क मज़मून में मास्टर्स कर रही होगी। इसके ख़्याल में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बीए थी। सबा काफ़ी हैरतज़दा थी। इसे इस कदर शाइस्तगी से बोलता देखकर ज़हीर भाई के घर के सामने इसने गाड़ी रोक दी थी। वो नहीं उतरा था। शायद परहेज़ था इसे ऐसी तकरीबात से। गाड़ी से उतरते हुए इसने गिरते हुए आंचल को एक झटके से पीछे डाला था। दुपट्टे के खिंचाव पर सभा ने पलट कर देखा और खफीफ सी हो गई। वो बड़े इन्हमाक से अपनी आस्तीन के बटन से इसका ज़रतार आंचल छुड़ाने में मसरूफ़ था, जिसका कोई तार शायद बटन में उलझ गया था। सभा की समझ में नहीं आया कि वो इसको अपनी मदद की पेशकश करे या ना करे। तभी वो अपना बटन इसके आंचल से आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। थैंक यू, इसने खासी खैर से कहा और गाड़ी से उतर गई। सिप ने एक नज़र जाती हुई सभा पर डाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मज़ीद चंद दिन रहकर वो वापस चली गई थी। काफ़ी दिनों तक तो इसका दिल ही नहीं लगा लाहौर में। जाने क्यों सभी इसे बहुत याद आते। बीजी की शफ़क़तें, रबी वगैरह की बातें, बड़े अब्बा, खालू साहब और खाला बी वगैरह की मोहब्बतें याद आईं और वह सब्त हसन, जिससे हमदर्दी का जज्बा शायद किसी और नए जज्बे में तब्दील हो रहा था। तो यूँ भी होना था सब्त हसन कि मैं यानी सबा एहसान तुम्हारे लिए अपनी रातें काली करूं। वो हल्के से हंस पड़ी। बीजी ने फैसला किया था कि वो सब के लिए सभा की बात अपने दोनों बेटों से करेंगी। इन्हें अपनी बहुओं पर एतबार ना था और हुआ भी यही। वो दोनों तो राज़ी थे, मगर बड़ी अम्मा ने रखना डालने की कोशिश की थी। साथ ही छोटी अम्मी भी थीं, मगर बीजी ने दोनों की चलने नहीं दी थी। वो किसी भी कीमत पर इसे बर्बाद होते देखना नहीं चाहती थीं। वो जानती थीं अगर वो अपनी ज़िंदगी ही में इसके लिए कुछ कर गईं तो ठीक है, वरना वो हसास लड़का बर्बाद कर लेगा अपने आप को। वो आवारा ही रह गया है मेरी सभा के लिए। छोटी अम्मी तो ये बात सुनते ही गर्म हो गई थीं।
वो आवारा कब से हो गया? अबू की तेवरी चढ़ गई थी। वो घरेलू ख़वातीन की सियासत से लाइल्म थे। इन्हें ये तो पता था कि वो थोड़ा बदमिजाज ज़रूर है, मगर छोटी अम्मी के मुंह से इसके लिए लफ्ज़ आवारा सुनकर वो सख्त भुना गए थे। जाहिर है जब सारा दिन घर से बाहर गुजारेगा और रात गए घर में घुसेगा तो मैं इसे पारसा तो कह नहीं सकती। छोटी अम्मी तो बिल्कुल ही तपी हुई थी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो सर्विस करता है? और चलो, वो रात को देर से आता भी है तो कभी तुमने पलट कर पूछा भी है कि वो ऐसा क्यों करता है? अबू भी भड़क उठे थे। मैं कौन होती हूँ पूछने वाली? मुझे समझता ही क्या है वो? खुद ही कमाता है, खुद ही उड़ाता है। अरे मैं कहती हूँ ऐसी कौन सी नौकरी है जो सुबह से रात तक जारी रहती है? वो चटक कर बोली थी। इनके कमरे से मुफस्सल कमरे में दराज से अपने कागजात निकालता सब जल कर रह गया था। छोटी अम्मी की तेज़ आवाज़ इसके कमरे तक बखूबी पहुंच रही थी। इसे याद आया जब पहली बार इसे तनख्वाह मिली थी तो इसे छोटी अम्मी को देनी चाहिए थी। तुमसे यानी तुम्हारे पैसे लूं? पता नहीं कहाँ से लाता होगा। आखिरी जुमला वो खुद ही से बड़बड़ाई थी और बुदक कर ऐसे पीछे हटी थी जैसे वो कहीं से डाका मार कर लाया था ये पैसे। यानी इनको इसके क्वालिफाइड इंजीनियर होने पर भी शक था। फैसला बहरहाल हो चुका है। भाई साहब से मैंने बात भी कर ली है। तभी इनके कानों में अबू की आवाज़ पड़ी और वो वापस ज़हनी तौर पर वहीं आ गया। लंगड़ी लूली है या बदसूरत जो सिर्फ वही रह गया है इसके लिए। बिलाखिर इन्हें रोना आने लगा था। यानी मुझसे पूछे बगैर ही भाई साहब से बात भी कर ली गई। इन्हें क्या पता कि आगे सभा के मुकद्दर का सोचकर इनका दिल डूबने लगा था। बाहर खड़े सब ने तपते दिमाग के साथ सारी बातें सुनी और धड़ से दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे में घुस गया। अब वो खुद इनकार करेगा। इसने यकायक तमानियत से सोचा। इसे तो हर इस चीज़ से नफरत थी जो छोटी अम्मी से मुंसलिक हुआ करती थी। अचानक ही सबा का चेहरा इसकी नज़रों में आ गया था, मुस्कुराता हुआ, जो शायद इससे कुछ कह रहा था मगर वो इसकी बात सुनना नहीं चाहता था। बीजी से इसने साफ साफ कह दिया था कि वो इस मामले को बिल्कुल ख़त्म कर दें वरना वो ये घर छोड़ देगा। और बीजी झह गई थी इसकी धमकी सुनकर और वो शायद पहले से ही ज़्यादा बेचैन, बदमिजाज और मुस्तरब रहने लगा था। मोहब्बतों की जड़ें दिल से उखाड़ना नामुमकिन तो नहीं, बहुत मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि जब ये मोहब्बतें तनावर दरख्त बनकर दिलों में फैल जाएं तो उखाड़ने के बावजूद इनके अंदर से कोई ना कोई पौधा दोबारा फूट पड़ता है। जिस दिन ये पौधा तुम्हारे अंदर फूट गया और सब्ज़ हसन वही दिन बहार है। वो जो खलील जिब्रान ने कहा है कि मोहब्बत तवील कुर्बत का रद्द-ए-अमल नहीं, ये तो वही की तरह हमारे रूहों में उतारी जाती है। ये एक एहसास है जो महसूसात से मावरा है। ये एहसास रूहानी हम आहंगी से जन्म लेता है और जब मोहब्बत तख्लीक हो जाए तो उसे फ़ना नहीं किया जा सकता। शायद वो इसकी मुजरिम है। ना वो वहाँ जाती, ना बीजी के दिल में यह अनोखा ख्याल आता और ना ही वो मज़ीद परेशान होता। वो काफ़ी देर से खिड़की में खड़ी इसी के मुतालिक सोच रही थी। जरी ने फ़ोन पर इसे सब कुछ बता दिया था। तब से वो एहसास जुर्म में घिरी थी। काश ऐसा ना हुआ होता। वो यासियत से सोचती, तुम्हें तो शायद खबर ही ना हो सब्त हसन कि कोई तुम्हें इतना सोचता है। जब रूह में सन्नाटा हो तो हर चीज़ किस कदर उदास लगती है। इसका अंदाज़ा सबा को बखूबी हो गया था। वो अपने आप को पढ़ाई में गर्क करने की कोशिश करने लगी। यूं भी अगले माह इसके सेमेस्टर होने वाले थे। फ़ायज़ा का रिश्ता एकदम से तय हुआ था। जब इसका फ़ोन आया वो इसे बुला रही थी। बस अब आ जाओ, पढ़ाई को मारो गोली। अरे कोई मेरी शादी बार बार थोड़ी होनी है, खुदा न ख्वास्ता। वो काफ़ी खुश लग रही थी। तुम्हारा तो हर काम अचानक ही होता है, कम से कम ये काम तो सुकून से कर लेती। फ़ोन पर मुबारकबाद देते हुए बड़ी खुशदिली से इसने फ़ायज़ा को छेड़ा। ये मेरे बस में नहीं था सबा, इसकी आवाज़ ही से खुशी छलक रही थी। अच्छा, सिर्फ 2 दिन पहले ही आ सकूंगी मैं। इम्तहान सर पर हैं। वो ना जाने क्यों जल्दी आने की हामी ना भर सकी। बड़ी बेदिली से इसने वहाँ जाने की तैयारी की थी। इस दफ़ा तो अम्मी पापा भी साथ थे। वो नहीं चाहती थी कि फिर से इसका सबसे सामना हो और इसके ज़ख्म टीसे देने लगे। यहाँ आकर वो हमा वक्त मसरूफ़ ही नज़र आई थी और फिर अभी तक इसका इससे सामना भी नहीं हुआ था। तुम्हारे छिछोरे दोस्त भी होंगे ना 10-12, अलग कर लेना, मेहंदी में लेकर जाएंगे, ज़रा हुल्ला गुल्ला रहेगा। रायमा ने जैसे उबैद को तपा दिया था, वो मेहंदी में जाने वालों की लिस्ट बना रही थी। देखो आपा, मेरे दोस्तों का शानदार इस्तकबाल होना चाहिए वरना। वो वाकई तप गया था। अच्छा अच्छा, मैं गरारा फड़फड़ाती हुई खुद इस्तकबाल करूँगी इनका। फ़ायज़ा हंस पड़ी थी। छोटी अम्मी की तबीयत अचानक ही ख़राब हुई थी इसी दिन। सबके हाथ पांव फूल गए थे। अबू भागम भाग इन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाते वक्त उन्होंने सभा से सिर्फ एक बात कही थी कि वो किसी तरह साहब को बुला दे, किसी भी तरह। और वो शायद एक बार फिर इस घर के लिए कुछ करने चली थी। वो भी तो बिल्कुल नज़र नहीं आया इन 2 दिनों में इसे, मगर इसने भी इसे ऐन इस वक्त पकड़ा जब वो कहीं जा रहा था। मुझे किसी ने क्या दिया है जो अब मैं इनका ख्याल करूं? वो बड़े तंग लहजे में इससे कह रहा था। इनका हक है आप पर।
वो सब कुछ भूलकर इसके पास आई थी। सिवाय बीजी के और किसी का हक नहीं है मुझ पर, समझी आप? इनका भी नहीं, जिन्होंने इस वक्त मुझे तन्हा छोड़ दिया था, जब मैं तन्हाई के मफहूम से भी नाशना था। इस वक्त अपनी छाँव मेरे सर से हटा ली थी जब मुझे इसकी ज़रूरत थी। अब मैं इन्हें क्यों याद आ गया, आवारा बददिमाग लड़का जिसे बेटा कहते हुए इन्हें शर्म आती थी। नफरत है मुझे सबसे। वो तल्ख लहजे में कह रहा था। झूठ बोलते हैं आप। वो जैसे चीख पड़ी थी। आपको इस घर से, इसके हर फर्द से मोहब्बत है। खाला बी की मोहब्बत आपके दिल से नहीं निकल सकी है। आप इस हकीकत को नहीं झुठला सकते कि जुदाइयाँ मोहब्बतों को मज़ीद बढ़ा देती हैं। इन्हें तो खैर बहकाया गया था, मगर आपने भी तो कभी समझने की कोशिश नहीं की इन्हें। वो रुक कर अपने आंसू साफ करने लगी। सुनिए, इसने उंगली उठाकर जैसे इसे तनबीह की। मेरे मामलात में दखल ना ही दें तो बेहतर है। मैं आपका बेहद लिहाज करता हूँ। वो बड़े कड़वे लहजे में कह रहा था। वो चुपचाप वहाँ से निकल आई। वो अपना लिहाज ख़त्म करना नहीं चाहती थी। वो कैसे इसके दुख को, इस घर के दुख को शेयर करे, इसकी समझ में नहीं आया। सब्त के दुख की शिद्दतों को इसने दिल की गहराइयों से महसूस किया था। क्या वो वाकई इन सब से, छोटी अम्मी से इतनी नफरत करता है कि अब वो बीमार हैं तो इसे जाना भी गवारा नहीं? इसे एकदम से अमृता प्रीतम का कहा याद आ गया। कोई भी रिश्ता बदन पर पहने हुए कपड़ों की मानद होता है। इसे किसी भी वक्त उतारा जा सकता है, लेकिन कई रिश्ते शरियानों में बहने वाले लहू की तरह होते हैं, जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्या वो इन सब के बगैर जिंदगी गुजार लेगा? इसने झुंझला कर सोचा। वो जानती थी कि खाला बी की बेअतनाई ने इसका दिल बुरी तरह तोड़ दिया है, जिसका बदला वो सबसे ले रहा है। वो बुरा नहीं है, यह अंदाज़ा इसे अच्छी तरह था, फिर वो मानता क्यों नहीं है? अगर वो मान जाए तो शायद इसकी और इसके ख़ानदान की रूठी हुई खुशियाँ वापस आ जाएं, और साथ खाला बी के गुनहगार दिल को चैन भी। आजकल घर में कितना टेंशन था, वो जानती थी। फ़ायज़ा की शादी मुलतवी हो गई थी। वो गुमसुम छोटी अम्मी के कमरे में बैठी रहती। बड़े अब्बा और खालू साहब कितने परेशान रहने लगे थे। एक तरफ घर, दूसरी तरफ फ़ायज़ा के ससुराल वालों को मुतमईन करना कितना मुश्किल काम था। बीजी भी खामोशी से कुछ न कुछ करती रहती। जरी उबैद वगैरह अलग मुंह लटकाए फिरते, हंसते बसते। घर में गोया सन्नाटा सा हो गया। वो था कि इस दिन के बाद सभा का इससे सामना नहीं हुआ था। जाने कहाँ रहता था वो। ले देकर एक बड़ी अम्मा थीं जो बिल्कुल नॉर्मल थीं। इसे बड़ी अम्मा पर हैरत हुई। कैसी थी वो? सब को छोटी अम्मी से जुदा करने में इनका बड़ा हाथ था। शुरू शुरू में खाला बी ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो इसे अपना बना लें, मगर जब भी वो ये कोशिश करती, इससे पूछती कि इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, वगैरह वगैरह। रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है, गुनाह है, मुंह से नहीं फूटेगा। वो इसकी खामोशी पर तंज करती। लगा देगा बाबा से। बीबी सौतेली माँ फिर सौतेली है। वो इनकी तमाम कोशिशों पर जैसे पानी फेर देती, और ये अल्फाज अंगारा बनकर इनके कानों में उतर जाते। असल में बड़ी अम्मा की सब्ज़ की अम्मी से कभी नहीं बनी थी, जो अपने हुस्न अखलाक की वजह से सास की चहीती थी। लिहाजा इसका बदला वो सब से ले रही थी। अक्सर इम्तहानों के दिनों में वो यावर ही के साथ पढ़ता था। रात को देर से घर आता था तो छोटी अम्मी से पहले बड़ी अम्मा ही बड़बड़ाना शुरू हो जाती। आवारागर्दी हो रही होगी सड़कों पर, हराम का पैसा आता है ना बाबा के पास जो उड़ाया जाता है। छोटी अम्मी झाग की तरह बैठ जाती। वाकई वो ऐसा है। जब भी तो कभी टाइम पर घर नहीं आया। हमेशा 12 साढ़े 12 इसका टाइम था, मगर कभी इनकी नज़र इसकी किताबों फाइल पर नहीं पड़ी। जब वो बीए के फाइनल ईयर में अच्छे नंबरों से पास हुआ था तो बजाय इसके कि इसकी हौसला अफजाई की जाती, हमेशा बी अम्मा ने कहा, ऐसी डिग्री किस काम की जो नकल करके हासिल हो, नकल करके पास हो गया होगा। आजकल तो सुना है छोरे बेंचों पर गाड़ कर फिर पर्चे देते हैं। जब से बड़ी अम्मा का उबैद नकल करते हुए पकड़ा गया था, वो हर एक को एक ही लाठी से हाँका करती। काश ऐसा ही एक छुरा मेरे पास होता तो। वो दान कचकचा कर सोचता। सिर्फ बीजी ही थी जिनकी हौसला अफजाई से वो इतना कुछ बन गया था, वगरना बड़ी अम्मा और छोटी अम्मी ने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ी अम्मा ही ने तो छोटी अम्मी को पट्टी पढ़ाई थी कि वो इसकी पढ़ाई छुड़ाकर इसे अबू के साथ बिजनेस में लगवा दें। इनसे इसकी इतनी शानदार कामयाबियां देखी नहीं जाती थीं। इनके सीने पर सांप लौट जाते थे, क्योंकि जब से उबैद नाअहल करार दे दिया गया था, बड़े अब्बा ने इसे अपने साथ बिजनेस में लगा लिया था। अगर मुस्तकिल मिजाजी से एक ही बात मुसलसल की जाए तो इस पर कभी न कभी यकीन ज़रूर आ जाता है। यही हाल छोटी अम्मी का था। इन्हें वो इतना बुरा ना लगता था, मगर बड़ी अम्मा की सोबत में रह रहकर वो उसे बुरा समझने लगी थी। हालांकि इसने कभी इन्हें परेशान न किया था, ना पैसों के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए, और ना ही मोहब्बत के लिए जिसका कि वो हकदार था। मगर फिर भी वो इससे खासी नाराज़ रहने लगी थी। जब इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मांगता क्यों नहीं है? वो मुंतज़िर ही रहती कि वो इनसे किसी चीज़ की फरमाइश करे, लेकिन वो तो मुंह से कुछ बोलता ही ना था। वो तो सबके मुंह देख कर बात करता था।
सबके माथे के बल गिनता रहता था। बीजी ने इसे सब कुछ बता दिया था। मेहंदी की सुबह अब्बू ने गाड़ी की चाबी जो इसके कमरे में थी मांगी थी। वही लेने के लिए इसके कमरे में गई थी। तब वो हस्बे आदत कहीं गया हुआ था। दराज में से चाबियां निकालते हुए यूं ही इनकी नज़र एल्बम पर पड़ी थी जिसे बेदहानी में खोल लिया था इन्होंने। हर सफ़े पर इनकी इसके अब्बू की जरी वगैरह की तस्वीरें थीं। किसी में सब साथ थे, किसी में जरी, रबी और फायजा वगैरह, किसी में छोटी अम्मी और अब्बू। वो गुमसुम सी तस्वीरें देखे जा रही थीं। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं सब? छोटी अम्मी की आवाज़। नहीं अम्मी, वो कुछ कहना चाहता था। अरे कुछ फूटो तो। ये बड़ी अम्मा की आवाज़ थी। तुम जाओ साजदा, में देख लूंगी इसे। उन्होंने रबी को इनकी गोद में डाल दिया था जो बुरी तरह रो रहा था और वो इसे चुप कराने उठ खड़ी हुई थी। इन्हें याद आया जब वो मैट्रिक में शानदार नंबरों से पास हुआ था तो उन्होंने इसे कुछ देना चाहा था। तो यही बड़ी अम्मा थी जिन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? दिमाग तो 7वें आसमान पर रहता है। ये पैसे तुम्हारे मुंह पर दे मारेगा। तब उन्होंने सूखे मुंह मुबारकबाद न दी थी। कितना नज़रअंदाज किया था उन्होंने। इनका सर चकराने लगा। हर तरफ आवाज़ें सी चकरा रही थीं जो उनके दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थीं। तब वो ज़मीर की लान तान से घबरा कर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। छोटी अम्मी बेहद कमज़ोर हो गई थीं। एहसासे जुर्म इन्हें मारे डालता। मुझे क्या हो गया था सबा? मैंने हमेशा आंखें बंद करके भाभी की बातों का यकीन किया था। मुझे क्या हो गया था सबा? वो फूट फूट कर रो पड़ती। वो मुझे माफ़ कर देगा ना बेटी? वो इसका हाथ थाम कर पूछने लगती। नहीं, वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैंने भी तो उसे जीते जी मार डाला था। मेरा दिल इतना छोटा क्यों हो गया था सबा? उसे बुला दो बेटी। वो निढाल सी होकर तकिए पर सर रख देती। अब वो घर आ चुकी थी और सबा ने इनकी मुकम्मल जिम्मेदारी संभाली हुई थी। वो इसे जाने क्या समझती थी। अब हर काम वही करे। हरकुलिस समझ रखा था इसे, जो हर नामुमकिन काम वही करे। कभी कभी वो बेहद झुंझला कर सोचती। इसे कभी खाला बी पर गुस्सा आता, कभी तरस आ जाता। आप बुलाएंगी तो वो ज़रूर आएंगे खाला बी, वो निहायत बेचारगी से कहती। इसकी भी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। बुलाती तो हूँ, फिर आता क्यों नहीं? इनकी आंखों से पर्दे हट चुके थे। ज़मीर की आवाज़ मुसलसल इन्हें बेचैन रखती। वो खुद भी इतना परेशान था, दूसरे इसकी वजह से परेशान हैं, तो वो इन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देता? इसके कमरे में आगे 2-3 बार टहल कर इसने यही सोचा था, मगर हिम्मत नहीं हुई कि कमरे में चली जाए। आखिर चौथी बार इसने दस्तक दे ही डाली। कितनी देर से जलती पेशानी मेज़ की ठंडी सतह पर रखे वो बेहिस्सो हरकत था। दस्तक की आवाज़ पर सर उठाया तो वो खड़ी थी। आप? वो तो जैसे इसकी आंखों में आंसू देकर पत्थर हो गई थी। कैसी हैं अब वो? अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें इस पर जमाए वो पूछ रहा था। इसने चौंक कर इसे देखा। इसकी जल्दी आंखें इस पर टिकी थीं। इसे खुशगवार हैरत हुई थी। अब शायद सब ठीक हो जाए, इसने बड़ी बेएतबारी से सोचा था और इसे खाला बी की खैरियत बताए बगैर पलट गई थी। इसने किचन की खिड़की से बाहर झांका। शाम बेहद खुशगवार थी। सूरज की किरणें जाते समय हर शय पर अपना साया छोड़ रही थीं। लॉन में खड़े दरख्तों के साए लंबे हो गए थे। जाने क्यों आज आसाब पर खुशगवार सी कैफियत तारी थी। वो खाला बी के लिए सूप बना रही थी जबकि जरी रात के लिए आटा गूंद रही थी और बीजी वहीं बैठी प्याज छिलती हुई तुफैल को रात के खाने के लिए कुछ हिदायतें दे रही थीं। वो सूप लेकर खाला बी के कमरे में आई तो बिसारतों पर जैसे फूल से गिर पड़े। वो मंजर जो तस्वर में इसने कई बार देखा था आज हकीकत लिए हुए था। इसे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। सामने ही तो वो छोटी अम्मी को बाजुओं में लिए इनके आंसू पोंछ रहा था। अरे रे संभल के गिरा। पीछे से रबी की आवाज़ आई तो सचमुच सूप का प्याला इसके हाथ से गिरते गिरते बचा। तब सब ने पलट कर देखा। इसके चेहरे पर बड़ी बेएतबारी थी, बेयकीनी की कैफियत थी। वो हंस दिया। इसका चेहरा देखकर वो प्याला रखकर खामोशी से पलट गई। कितना परेशान किया था इसने सबको और अब हंस रहा था। इसे गुस्सा आने लगा था। कमाल है, एक ही गाड़ी में आ जाते सब, दो दो की क्या ज़रूरत थी? वो उबैद कह रहा था। मेरी गाड़ी में सिर्फ 4 सवारियां आ सकती हैं, ड्राइवर समेत। रबी खासी मासूमियत से रायमा के वसी रकबे पर फैले वजूद को देख रहा था। तुम थोड़ी देर तक तो रायमा के गुस्से के मारे आवाज़ ही नहीं निकल सकी। जो 2-3 चीज़ें रह गई हैं तुम ही लोग ले आओ। अब तो दो दो काम साथ होंगे। बीजी के तो हाथ पांव फूल गए थे। इन्हें सब को भी अब खोंटे से लगाना था। बड़े बड़े बंडल्स इसने बड़ी तेजी से गाड़ी की पिछली सीट पर फेंके थे। थकन से बुरा हाल था। रात भी सर पर आ गई थी। चलो उबैद, मुझे तो घर ले चलो, वो सब दूसरी गाड़ी से आ जाएंगे। वो फ्रंट डोर खोलकर सीट पर ढह गई। मेरा तो हर रास्ता अब घर ही की तरफ जाता है सबा बीबी। सब्ज की खासी गंभीर आवाज़ इसके कानों से टकराई तो वो उछल पड़ी। वो बड़े मज़े से ड्राइविंग सीट पर बड़ा जवान था। ये कहाँ से उगाए आप? इसे देखते ही खफगी सी छा गई इसके चेहरे पर।
अपनी सारी भाग दौड़ याद आ गई जो उसने इसके और खाला बी के लिए की थी। आप हाथ ही नहीं आ रही थीं, इसलिए ये धांधली करनी पड़ी। वो धीमे सुरों में हंस पड़ा। वो खामोश रही। वो भी अब खामोशी से ड्राइव कर रहा था। तभी लहरों के शोर पर वो चौंकी थी। आज की कोई ताज़ा खबर आप तक पहुंची? इसने गाड़ी बंद कर दी थी और इसकी आंखें मुसलसल इसका घेराव कर रही थीं। कल का अखबार मैं यकीनन गौर से पढ़ूंगी। समझ तो वो फ़ौरन ही गई थी, ताहम उल्टा सा जवाब देकर दरवाज़ा खुलने लगी। क्या हुआ? वो पूछ रहा था। मैं ज़रा बाहर हवा। वो ख्वामखा हकला गई। वाकई ताज़ा हवा में तो मैं भी खुलकर सांस लेना चाहता हूँ। वो इससे पहले ही उतर पड़ा था। तब वो मरे मरे कदमों से निकल आई। सब ने एक लंबी सांस खींची और इसके साथ चलने लगा। आइए इधर बैठते हैं। इसने चंद बड़े पत्थरों की तरफ इशारा किया। मगर मुझे पानी में जाना है, खासी बेसाख्तगी में कह गई थी। तब एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट सब के चेहरे पर उतर आई। आइए, वो हंस रहा था। नहीं यही ठीक है। वो कंफ्यूज सी हो गई इसे हंसते देखकर। आए प्लीज़। कमाल है, पहले तो मुस्कुराहट भी गधे के सर से सींग की तरह गायब रहती थी, अब तो टूथपेस्ट का इश्तहार बने फिरते हैं। इसने खिसिया कर सोचा और इसके साथ कदम मिलाने लगी। आसमान पर शायद 12वीं का चांद था। इसकी सुनहरी किरणों ने समंदर पर जैसे चादर सी तान रखी थी। इक्का दुक्का लोग थे। सिर्फ समंदर की पुरजोश लहरें ही माहौल की खामोशी में अर्ताश पैदा कर रही थीं। खासा खूबसूरत लेकिन डरा देने वाला माहौल है। सभा ने दहल कर सोचा और थोड़ा सा इसके करीब होकर चलने लगी। जो जाने क्या सोचता हुआ लहरों को अपने कदमों से कुचलता चल रहा था। तो आप मुझसे अब तक खफा हैं? इसकी आवाज़ ने खामोशी की चादर को चाक किया था। इसने चौंक कर इसकी सिम देखा। वो इसे ही देख रहा था। मुझे क्या हक है आपसे नाराज़ होने का? इसने रुख मोड़ लिया। अब अगर मुझसे नाराज़ होने का हक किसी को है तो वो आप ही हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया था। ये अब मुझे यूं परेशान करेंगे? सभा ने बड़ी मुश्किल से दिल की धड़कन पर काबू पाया। देखिए, आप मेरे उस वक्त के जज्बात का अंदाज़ा नहीं कर सकती। मैं बहुत अपसेट था इन दिनों। वो इसके सामने आ गया। मैं अंदाज़ा कर सकी थी जभी तो इसने बात अधूरी छोड़ दी थी। इसकी आवाज़ में खफगी थी। फिर भी वो इसे देख रहा था। मुझे आपकी वार्निंग अच्छी तरह याद है। वाकई मुझे आपके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। और फिर वो तो आपका बिल्कुल ही ज़ाती मामला था, इसने सादगी से कहा और कदम बढ़ा दिए। आप भी मेरा खालिस ज़ाती मामला हैं और मैं इसे आप ही के साथ मिलकर सुलझाना चाहता हूँ। समझिए आप। वो बड़ी तेज़ी से इसके करीब आया था। सबा ठिठक कर इसे देखने लगी। इसकी बोलती आंखें बड़े ख़ास अंदाज में इस पर जमी थीं। आप सब कुछ कर सकते हैं, इसे भी खुद सुलझा लें। वो नज़रें चुरा गई। जी नहीं, इस मामले को भी आप सुलझाएंगी और मुझे भी। इसने बड़े जज्ब से कहते हुए इसके हाथ थाम लिए तो वो सटपटा कर रह गई। प्लीज़। वो इसके चेहरे पर थिरकती पलकों को बड़ी दिलचस्पी से देखता कह रहा था। वो सख्त नर्वस हो गई थी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। प्लीज़ अब घर चलें। वो सख्त बौखला गई थी इसे इस वक्त मूड में देखकर। तब हंसते हुए इसने इसका हाथ छोड़ दिया। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। वो अब बड़ी तफसील से इसे मुलाहिजा कर रहा था। चलें अब। इसने झीम कर कदम आगे बढ़ा दिए और वो इसके पीछे चल पड़ा। वो शायद वाकई इसकी सभा थी, खुलूस और मोहब्बत के दानों से पिरोई हुई, और वो इसका सभा करदा। ये नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप कोई नावल पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट भी कमेंट्स में ज़रूर करें। हम वो नावल आप सबके लिए सर्च करके शेयर ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।